आज का हमारा जो उपविषय है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो उपविषय रहेगा, आपके पाठ्यक्रम में जो व्याकरण नामक जो पुस्तक है अपना व्याकरण, इसमें जो प्रथम अध्याय है भाषा और व्याकरण, आज का हमारा जो विषय रहेगा यही रहेगा। आज हम जानेंगे भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, इसके भाषा के कितने भेद है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, ठीक है, और लिपि किसे कहते हैं, भाषा एवं बोली में अंतर क्या है, उपभाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, साहित्य कितने प्रकार का होता है, ये जो सभी बातें हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, ये सभी जो बातें हैं, ये सभी बातें आज इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वैसे तो देखिए, मैं आपसे माफी चाहूंगा, वैसे तो ये जो अध्याय है ये ब्लैक बोर्ड पे के माध्यम से अगर समझाते तो काफी अच्छा लगता, लेकिन किस कारणवश अभी मैं किसी कारणवश बाहर हूँ, इसी वजह से आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से नहीं समझा पा रहा हूँ। तो देखिए, इस अध्याय के संदर्भ में जानिए, आप बाकी बातें छोड़िए, इस अध्याय के संदर्भ में जानिए। भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। मनुष्य जो है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के अंदर मनुष्य को रहना पड़ता है, और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मानव को क्या करना पड़ता है, मानव को अपने जो विचार है, अपने जो भाव है, वो भाव एक दूसरे के साथ आवंटित करने पड़ते हैं, दूसरे के साथ अपने भाव को बांटना पड़ता है, एक दूसरे के भाव को जानना पड़ता है, यानी कि भाव का, विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। ठीक है, और इस तरह से जब अपने भाव और विचारों को मनुष्य आदान प्रदान करता है, तो उस समय मनुष्य को क्या करना पड़ता है, मनुष्य को एक भाषा का सहारा लेना पड़ता है। अब वो जब अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, मानव जब अपने विचारों का है, तो उसको एकमात्र, उसके पास एकमात्र साधन होता है, और वो एकमात्र साधन क्या होता है, वो लैंग्वेज, यानी कि जिसको हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा। ठीक है, तो भाषा ही एक ऐसा मात्र साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भाव को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, और दूसरों के भाव को, दूसरे के विचारों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है भाई। अब जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं आपको बोलकर ये अपने जो भाव है, इस अध्याय से संबंधित जो भाव है, इस अध्याय से संबंधित जो विचार है, वो विचार मैं आपको बोलकर आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं, तो ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसका एक मौखिक रूप हो जाएगा। ठीक है, ये उसका एक मौखिक रूप हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से या किताब में जो, किताब के अंदर जो छपाई है उसके माध्यम से आपको समझाऊं, ठीक है, यानी कि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से अगर लिखकर आपको ये सभी कुछ बातें समझाता हूं, तो ये उसका एक लिखित रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका लिखित रूप। ठीक है, तो ये, अब बात आती है भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा कहते हैं कि जो ध्वनि चिन्ह होते हैं ना, ध्वनि चिन्ह, जिनके माध्यम से मानव अपने भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाषा। यानी कि कहने का तात्पर्य है, मनुष्य जब अपने विचारों या भावों को, भाव का आदान प्रदान करता है, और वो आदान प्रदान जब जिस एकमात्र साधन के से करता है, वही क्या है, एकमात्र साधन उसका भाषा है। ठीक है, अब वो एकमात्र साधन उसका क्या है, वो लिखित रूप है या मौखिक रूप है या फिर उसका सांकेतिक रूप है। वो जिस भी वो एकमात्र साधन का प्रयोग करेगा, उसी के माध्यम से वो अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट कर सकता है, और दूसरों के विचारों से भली भांति पूर्वक परिचित हो सकता है। ठीक है,
तो जानिए इसमें पुस्तक में आपकी पुस्तक में क्या दिया हुआ है। अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने का एकमात्र साधन भाषा है। मानव समाज में रहता है और अपने भाव और विचारों को एक दूसरे के साथ बांटता है। इसी कारण मनुष्य ने इतनी प्रगति की है। यदि भाषा न होती तो ज्ञान का प्रचार प्रसार भी नहीं हो सकता था। ये बात सत्य है, क्योंकि अगर बगैर बोले, बगैर लिखे, बगैर संकेतों के हम कैसे एक दूसरे के विचारों को, कैसे एक दूसरे के भाव को समझ सकते हैं। हमें क्या पता वो क्या कहना चाहता है, किस चीज की उसे आवश्यकता है। ठीक है, वो क्या जानने की उसके अंदर लालसा है। हाँ, ये सभी किसके माध्यम से होता है, ये सभी एक भाषा के माध्यम से होता है। और तभी तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, जब हम एक दूसरे के विचारों से भली भांति पूर्वक परिचित हो जाते हैं। जब हमें आभास हो जाता है कि हमारे समक्ष जो है वो इस प्रकार के भाव या विचार प्रकट करना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, निरंतर अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है। जैसे अब ये जो चित्र है, चित्र के माध्यम से देखिएगा। माँ, आज मुझे स्कूल से आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों? कल मेरे स्कूल में हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन है, इसके लिए स्कूल में कुछ तैयारियां करनी है। ठीक है। अगले दिन माँ अखबार पढ़ते हुए राहुल से बोलती है, राहुल, तुम्हारे स्कूल में कल जो हस्तकला प्रदर्शनी लगी थी उसके बारे में आज के अखबार में छपा है। इसमें लिखा है बच्चों ने इस प्रदर्शनी में अनेक तरह की चीजें अपने हाथों से बनाकर लगाई थी। इस प्रदर्शनी में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब आप बताइए, स्कूल से देर आने की सूचना राहुल ने अपनी माँ को कैसे दी? कैसे दी? फोन के माध्यम से बोलकर। ये उसका मौखिक रूप हो गया। और जब वो हस्तकला प्रदर्शनी की जो सूचना है, वो संवाददाता ने जब लोगों तक उसकी सूचना पहुंचाई, तो वो कैसे पहुंची? वो अखबार में छप कर, यानी कि वो उसका लिखित रूप हो गया। वो उसका लिखित रूप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भाषा जो है, भाषा का ये जो वास्तविक परिभाषा है, वो वास्तविक परिभाषा यही बनती है कि ऐसे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से हम यानी कि हमसे मतलब है। तो इस तरह से भाषा से अभिप्राय हुआ कि ऐसे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से मानव अपने भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर, लिखकर या सांकेतिक रूप में प्रकट करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो भाषा है ये कितने प्रकार की होती है। भाषा आपकी पुस्तक अनुसार दो प्रकार के दिए हुए, कुछ पुस्तकों में तीन प्रकार दिए हुए हैं, लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो इसके दो ही रूप होते हैं। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है इसका लिखित रूप। एक क्या होता है इसका मौखिक रूप और दूसरा होता है इसका लिखित रूप। ठीक है, तो मौखिक रूप और लिखित रूप देख लीजिएगा। अब ये देखिए, ये जो चिन्ह दिए गए हैं, ये जो चिन्ह है, ये चित्र आपने सड़क के किनारे अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर आप अवश्य देखते होंगे। और ये संकेत की भाषा से में हमें कुछ ना कुछ समझा रहे हैं। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हॉर्न नहीं बजाना है। यानी कि ये जो पहला संकेत है, ये संकेत क्या देता है? ये संकेत हमें यही समझाता है कि हमें हॉर्न नहीं बजाना है। और दूसरा जो संकेत है वो ये समझाता है कि हमें यू टर्न नहीं लेना है। इस तरह से इन संकेतों से सारी बातें और जो भाव है वो प्रकट नहीं हो सकते। अतः सारे भाव और विचारों की पूरी तरह से पूरे सभी भावों और विचारों को पूरी तरह से प्रकट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें आवश्यकता होती है भाषा की। और इस तरह से हम पूरी तरह से जब अपने विचारों को, अपने भाव को प्रकट करेंगे, तो उस समय हम या तो बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचारों को अच्छी प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। अब
इसमें जो उदाहरण है, अब देखिए, जैसे संसार के अन्य सभी जीवों को एक ही ध्वनि का उच्चारण आता है, जैसे उदाहरण के माध्यम से चूहे को चू चू, कुत्ते को बो बो आदि। मनुष्य ने अपने अनेक ध्वनि संकेतों से भाषा को अच्छी प्रकार से विकसित कर लिया। अब इसके जो दो रूप है, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप क्या होता है? मौखिक रूप भाषा का वह रूप जिसमें वक्ता अपनी बात को बोलकर दूसरों को समझाता है। यानी कि जब मानव जब मानव या वक्ता बोलकर अपने भाव या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, अपने भाव या विचारों की दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करता है, उन्हें अभिव्यक्त करता है या उन्हीं की अभिव्यक्ति करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मौखिक रूप का नाम देते हैं। और इसमें जो श्रोता है, श्रोता क्या करता रहता है? श्रोता सिर्फ इसे सुनता रहता है। अब जैसे इस समय मैं आपको बोलकर ये इस अध्याय से संबंधित जो कुछ भी विचार है, जो कुछ भी मेरे भाव हैं, वो आपको समझा रहे हैं बोलकर। ये जो मैं आपको बार बार बोलकर इस अध्याय से संबंधित आपका बता इस अध्याय से संबंधित जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, ये इसका क्या हो गया? मौखिक रूप हो गया। और आप इस समय क्या हो? मैं इस समय वक्ता हूँ और आप इस समय श्रोता हो। आप सिर्फ सुन रहे हो, इस समय आप सुन रहे हो, ठीक है? आप सिर्फ सुनकर ही ये इस अध्याय से संबंधित जो भी बातें हैं वो आप समझ पा रहे हो, ठीक है? तो इसमें मौखिक रूप तो ये हो गया। अब जो लिखित रूप है, लिखित रूप में क्या होता है कि लिखित रूप में हम अपने विचारों या भाव को लिखकर दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर अपने विचारों को क्या करता है? प्रकट करता है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है? अपने विचारों को क्या करता है? दूसरा व्यक्ति जो कुछ भी विचार हमने लिखकर या जो कुछ भी विचार हैं, उन विचारों को जब हमने लिखकर दूसरों के सामने प्रकट किया है, तो जो जिसके सामने भी हमने अपने विचारों को प्रकट किया है, वो क्या करेगा? वो उन विचारों को अच्छे से समझेगा, उसे एनालाइज करेगा, उसका विश्लेषण, उन विचारों का, उस भाव का अच्छे से एनालाइज करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, और विश्लेषण करने के बाद वो क्या करेगा? उसे समझकर और फिर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, ठीक है? तो ये उसका क्या हो जाएगा? लिखित रूप हो जाएगा। ये उसका क्या हो जाएगा? लिखित रूप। अब दृष्टांत के तौर पे देखें, मौखिक और लिखित रूप का अगर दृष्टांत देखें, तो जैसे इसमें पुस्तकानुसार अगर देखें, तो जैसे सौम्या ने अपनी कक्षा में एक पहेली पूछी, तुम न बुलाओ मैं आ जाऊंगी, न भाड़ा न किराया दूंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी, पकड़ना मुझको तुम पाओगे, मेरे बिना तुम न रह पाओगे, बताओ तो मैं कौन हूँ? हवा। रवि, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब सौम्या ने क्या किया? सौम्या ने बोलकर पहेली पूछी और रवि ने उसे सुना, और रवि ने उसे सुनकर उत्तर दिया। यही क्या है? यही भाषा का मौखिक रूप है। और भाषा के ये रूप मनुष्य को आसानी से प्राप्त होता है, और इसका आधार जो होता है, इसका आधार आवाज है, जो ध्वनियों के उच्चारण द्वारा भाव और विचारों को बोलकर हम प्रकट करने की कोशिश करते हैं। भाषा के इस रूप को सीखने के लिए मनुष्य को किसी औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। अब जो बच्चा है, बच्चा अपने परिवार से सहज रूप में जैसा उसका परिवार के सदस्य है, जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसी बोली का प्रयोग करते हैं, वो बच्चा वैसे ही सीख जाता है। अब आपने देखा भी होगा, अगर मान लीजिए हम क्या नाम है, जैसे हरियाणा प्रदेश में रहते हैं, और अधिकतर हम क्या करते हैं, अधिकतर हम अधिकांश हम क्या करते हैं? हरियाणवी बोलते हैं। तू कड़े जावा ऐसा के कर रहे ऐसा, ठीक है? इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जो बच्चा, एक छोटा बच्चा, वो क्या करता है? वो छोटा बच्चा जिस समय जन्म लेता है, जन्म लेने पर वो संकेतों के माध्यम से क्या करता है? अपनी माँ को या परिवार के अन्य सदस्यों को अपनी ओर खींचता है और अपने भाव को प्रकट करता है। फिर वो बच्चा जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, साल डेढ़ साल का होना शुरू हो जाता है, तो
उसके मुख से वो क्या उसके मुख से दो चार शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं। मम्मी पापा, दादा दादी, इस तरह के जो शब्द है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका जो अधिकार है, जो उसका स्थायित्व है, वो उसी भाषा पर हो जाता है जैसी भाषा उसके परिवार के सदस्य उसके समक्ष बोलते हैं। जैसी वो अपने समाज के प्राणियों से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से जैसे वो सीखता है। ठीक है। अब कई बार अधिकांश आपने देखा भी होगा कि हमारी पिटाई होती थी जिस समय बचपन में हम अगर अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलते हैं, अड़ोस पड़ोस में हम खेलते हैं बच्चों के साथ, और कई बार हम क्या करते हैं, हम ना समझ होते हैं बचपन में, और हम बच्चे अगर अड़ोस पड़ोस के बच्चे गाली गलौज करते हैं तो वही गाली गलौज हम क्या करते हैं, घर में आके उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, व्यवहार में लेकर आते हैं। और हमें क्या करते हैं, हमें परिवार के जो सदस्य है, मम्मी या पापा, वो क्या करते हैं, या दादा दादी, हमें डांट लगाते हैं या पिटाई शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, कई बार तो उसको हम अगर उसे दरकिनार नहीं कर पाते उस गाली गलौज को, परिवार के सदस्य अगर उस बच्चे की गाली गलौज को दरकिनार नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, वो उसका मुख्य हथियार बन जाता है एक तरह से, यानी कि उसकी एक आदत बन जाती है। अगर उसे दरकिनार कर देते हैं तो वो बच्चा उसे छोड़ देता है। ठीक है। अब ऐसे ही पंजाब में रहने वाले हैं, वो पंजाबी सीख जाएंगे अपने मम्मी पापा से। ठीक है। अब ब्रिटेन में रहेंगे हम, अ, अमेरिका में रहेंगे या यूएसए में रहेंगे, कहीं भी किसी भी देश में रहेंगे, लंदन में रहते हैं या फिर किसी भी अन्य देश में रहते हैं या किसी अन्य राज्य में रहते हैं, यानी कि जैसे अक्षेत्र होगा उसी अक्षेत्र के अनुसार, जैसा देश होगा, जैसा वातावरण होगा, उसी वातावरण के अनुसार हम क्या करते रहते हैं, वहाँ के विचारों को, वहाँ के भाव को हम क्या करते रहते हैं, उनका आदान प्रदान करते रहते हैं, हम ग्रहण करते रहते हैं और अपने भाव को, अपने विचारों को उनके समक्ष प्रकट करते रहते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरह से ये जो भाषा के कितने रूप हुए, दो रूप हुए, एक हो गया मौखिक और दूसरा हो गया लिखित। दूसरा इसका रूप क्या हो गया, लिखित। ठीक है। अब लिखित का विज्ञापन देखिए, लिखित का एक दृष्टांत देखिए, विज्ञापन दृष्टांत देखिए। अब इस विज्ञापन के माध्यम से, जो ये विज्ञापन दिया हुआ है आपकी पुस्तक में कि राहुल ने एक पेन का विज्ञापन तैयार किया, माँ मैंने पेन का विज्ञापन बनाया, आप पढ़कर बताइए कि कैसा बनाया है। राहुल तुमने यह विज्ञापन तो बहुत अच्छा बनाया है, इसमें तुकबंदी का अच्छा प्रयोग किया है। अब मैं एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ आपको। अब जैसे आपके पास ये है फाइन आर्ट है, फाइन आर्ट, आर्ट का एग्जाम होता है आपका, उसमें हमें झोपड़ी बनानी होती है, उसमें हमें कोई किसी का चित्र बनाना होता है, और उस चित्र के माध्यम से, चाहे वो झोपड़ी का, मानव का, या किसी जानवर का है, या फिर किसी भी प्राणी का है, या किसी भी जीव का है, तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, आपको प्रकट सुंदर चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि उसके माध्यम से जितना सुंदर चित्र बनाएंगे उतने ही सुंदर भाव, उतने ही सुंदर विचार हमारे उस चित्र के प्रति निकलते हैं। ठीक है। अब कुछ बच्चों की आदत होती है कि उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी बच्चे की जो रुचि है, उस बच्चे की रुचि किस में होती है, उस बच्चे की रुचि ये चित्र वित्र बनाने में होती है। कुछ की जो रुचि होती है नृत्य में होती है। कुछ की जो अपने भाव हैं, अपने जो विचार हैं, वो किस में के माध्यम से प्रकट करेंगे, स्टेज पे चढ़ते हैं, जैसे स्पीच बोलते हैं सुबह, वो क्या नाम है, न्यूज बोलते हैं। ठीक है। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है, कुछ बच्चे लिखित रूप में, कुछ मानव क्या करते हैं, लिखित रूप में अपने विचारों को या भाव को प्रकट करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, मौखिक रूप में अपने भाव या विचारों को से समाज के अन्य प्राणियों को, जीव को क्या करते हैं, अच्छे से अवगत कराते हैं, उन्हें अच्छे से परिचित कराते हैं। ठीक है भाई। तो आगे चलिएगा।
लिखें, विज्ञापन बनाए और मानव उसे पढ़कर अपने विचार प्रकट किए। भाषा का लिखित रूप है। अब देखो, एक और सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। अब जैसे ही एडमिशन शुरू हो जाते हैं स्कूलों में, अब एडमिशन शुरू हो जाते हैं तो तरह तरह के विज्ञापन आने शुरू हो जाते हैं। टेलीविजन पे तरह तरह की मशहूरी आती है, मोबाइल फोन पे, व्हाट्सएप पे आप देखते हो स्टेटस लगाते हैं। ठीक है, वो जो स्टेटस लगाया हमने, वो जो तरह तरह के विज्ञापन आए, जो घर की दीवारों पर तरह तरह के सुंदर चित्र बना दिए जाते हैं स्कूल से संबंधित। ठीक है, किसी भी स्कूल से संबंधित है, उसकी जो विशेषता है, उसके गुण अवगुण जो बताए जाते हैं। आपने देखा भी होगा, बसों पे पीछे की तरफ जो शीशा होता है, अंत में वहां पे क्या किया जाता है, पोस्टर छाप दिए जाते हैं, पोस्टर अच्छे से लगा दिए जाते हैं। उससे क्या प्रतीत होता है, उससे यही प्रतीत होता है कि जो भी स्कूल है, जिस भी स्कूल से संबंधित वो पोस्टर लगाए गए हैं, वो जो चित्र वित्र बनाए गए हैं, वो क्या करता है, वो स्कूल मैनेजमेंट क्या करना चाहती है, अपने विचारों को समाज के लोगों के समक्ष प्रकट करना चाहती है। वो अपने भाव को अच्छे से प्रकट करना चाहती है, लोगों को अच्छे से परिचित कराना चाहती है, अपने विचारों से, अपने स्कूल से की विशेषताओं से अच्छे से परिचित कराना चाहती है। अब बात आ जाती है, ये तो उसका हो गया, आ जाती है मौखिक रूप की। मौखिक रूप के अनुसार चले तो मौखिक रूप में जैसे कई बार हम देखते भी हैं, लाउड स्पीकर के माध्यम से गली गली में ढिंढोरा पीटा जाता है, आवाज लगाई जाती है, आवाज लगाई जाती है। आवाज जो लगी हुई है, वो जो आवाज लगाई जाती है, वो आवाज क्या होती है, वो आवाज एक संकेत देती है, और वो संकेत देती है मौखिक रूप का। वो मौखिक रूप वो मौखिक रूप के माध्यम से क्या करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे कई बार तो आपने देखा भी होगा, गली में मान लो सब्जी बेचने वाला है, या फल बेचने वाला है, या कोई अन्य सामान बेचने वाला, तो वो आवाज लगाता है, आवाज लगाता है, ये सामान ले लीजिएगा, ये सब्जी ले लीजिएगा। तो ये क्या है, ये उसका लिखित रूप है, ओ सॉरी, ये उसका मौखिक रूप है। ये उसका क्या है, मौखिक रूप। अब बात आ जाती है, अगर तीसरे वेद के अनुसार चले, सांकेतिक रूप के अनुसार चले, तो सांकेतिक का मतलब है कि उसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो जेस्चर हैं, शरीर के अंग प्रत्यंगों के माध्यम से जब हम अपने मुंह को लोगों के समक्ष, या मानव के समक्ष समक्ष या दूसरे व्यक्तियों के समक्ष हम प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब कई बार आपने देखा भी होगा, क्लास में टीचर कई बार बोलता है, जैसे होठों पे उंगली रख लेता है, होठों पे उंगली, या फिर एक उंगली के माध्यम से किसी बच्चे को संकेत करता है, उसे बुलाने की कोशिश करता है। ठीक है, या फिर कई बार आपने देखा भी होगा, आपने ये महसूस भी किया होगा, जैसे ही टीचर क्लास के अंदर आए और बच्चों ने टीचर को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोला, तो टीचर कई बार क्या करता है, कई बार तो बोलकर गुड आफ्टरनून बेटा बैठ जाइए आप, कई बार तो क्या करता है, वो बोलकर अपने भाव को प्रकट करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है। और कई बार वो क्या करता है, कई बार ऐसे ही याद करके नीचे बैठने का संकेत करता है, इशारा करता है। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, ये उसका संकेतिक हो गया। और आपने देखा होगा कि टीचर पढ़ा रहे होते हैं, या अच्छे से अध्ययन करा रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं, तो कुछ बच्चों की आदत होती है, वो बीच बीच में बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, आपस में गहरे मित्र होते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और टीचर क्या करता है, पहले उसे प्यार से बोलकर समझाता है। ठीक है, फिर भी नहीं समझता, नहीं, वो अपनी आदतों से बाज आता, फिर वो क्या करता है टीचर, वो क्रोधित होकर, यानी कि चेहरे पे वो उसके जो चेहरे का रंग है, वो क्रोधित रूप में दिखाई देगा। जो टीचर का चेहरा है, या टीचर की जो आंखें हैं, अध्यापक की जो आंखें हैं, या अध्यापिका की, वो लाल रंग में दिखाई देंगे, तो क्रोधित दिखाई देंगे वो उसका, और वो क्रोध के रूप में बच्चे की ओर देखेगा जो बोल रहा है।
जो बातें कर रहे हैं उन बच्चों की ओर वो संकेत करेगा। तो ये उसका क्या हो गया, ये उस अध्यापक या अध्यापिका का सांकेतिक रूप हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये तो था भाषा से संबंधित। भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, ये हम जान चुके हैं। अब बात आती है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है या फिर भारत की राष्ट्रभाषा ये हिंदी राजभाषा है या राष्ट्र। देखिए, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है और हिंदी भारत के कोने कोने में बोली और समझी जाती है। भारत में हिंदी लगभग 70% बोली व समझी जाती है, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा। आधार जिस भाषा का देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहा जाता है। अब एक सवाल ये है, अब इस किताब अनुसार चले तो ये उचित बैठता है, लेकिन वास्तव में देखें अभी तक भारत की हिंदी जो है, हिंदी भारत की राजभाषा रही है। राष्ट्रभाषा का जो दर्जा है, राष्ट्रभाषा का दर्जा इसे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्रयास है, बहुत सारी कमियां, बहुत सारे विद्वान लोग साहित्यकार प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी को रा, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। इसे सिर्फ राजभाषा का दर्जा ही प्राप्त हो पाया है और अधिकांश प्रयासों के कारण से अभी तक इसे राजभाषा का ही दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रभाषा का दर्जा इसे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो आगे चलिएगा, आगे है मातृभाषा किसे कहते हैं। आगे क्या है, मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा, मातृभाषा का मतलब होता है माँ के द्वारा जो जिस भी भाषा को हम प्राप्त करते हैं उसे ही मातृभाषा कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि माँ द्वारा प्राप्त भाषा, जिस भाषा को बालक अपनी माँ या अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा में सबसे पहले बालक का परिचय होता है। अगर किसी बच्चे की माँ या परिवार के लोग मराठी बोलेंगे तो बच्चा भी मराठी बोलेगा। ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दी। अगर कोई हरियाणा में रहने वाला है, हरियाणा का प्रदेश का निवासी है, तो वो अधिकांश वो क्या बोलेगा, हरियाणवी ही बोलेगा। तू कड़े जाओ ऐसा है, के कर रहा ऐसा है, कि मैं काम न ऐसा है, उड़ा बैठ जा, ओढ़ा बैठ जा। इस तरह के जो शब्द हैं वो जो हरियाणा प्रदेश का जो निवासी है वो प्रयोग करेगा। ठीक है, और हम चाहे भले ही कितनी कोशिश कर ले अंग्रेजी बोलने की, शुद्ध हिंदी बोलने की, लेकिन जिस क्षेत्र, ठीक है सर शुरू करें। तो इस तरह से वो जो बच्चा है वो क्या करता है, वो जिस जैसे क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र का जो प्रभाव है उस बच्चे पर अवश्य ही पड़ता है। अब मान लीजिए आप हो, आप कल या 10 साल बाद या 5 साल बाद भविष्य में आप अमेरिका में या ब्रिटेन में चले जाओगे। ठीक है, और वहां जाकर आप अच्छे से जो भी वहाँ की लैंग्वेज है उसको आप अच्छे से सीख लोगे। लेकिन आप रहते हो, पहले आपका जो जन्म है, जन्म कहाँ हुआ, आपका हरियाणा प्रदेश में हुआ, और आपके